रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक है और दूसरा पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। तो हम पहले ऑर्गेनिक जो है ये पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक में जो चैप्टर 7 है उसके जो पॉइंट्स रहेंगे वो हमारा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर कब होंगे, इनऑर्गेनिक इन नेचर कब होंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम इस टॉपिक में जो है वो इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन उन कंपाउंड्स का लाजमी हिस्सा होता है, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जो है उन कंपाउंड्स का लाजमी हिस्सा होता है वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि कंपाउंड्स of carbon and hydrogen and its derivatives, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कहलाएंगे। ठीक हो गया। यानी कि आपके पास हो गया जी मीथेन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसकी जगह पे हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे क्लोरीन लगा देते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स या इसके डेरिवेटिव्स वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और उनमें कार्बन जो है उनका एसेंशियल फैक्टर होता है। तो पहले शुरू में ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको सिर्फ अल्लाह ताला ही तैयार कर सकते हैं, इनको हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो कहलाया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी prepared in laboratory but can be obtained from animals and plants। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, बल्कि इनको हम पौधों या जानवरों से जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट कहलाया वाइटल फोर्स थ्योरी। इस कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि ये उस वक़्त के साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट था, बड़े बड़े साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट था, तो जिसकी वजह से बाकी साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि एक थ्योरी आ गई कि भी हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर ही नहीं सकते। तो इसलिए किसी ने बाकायदा तौर पे इस पर कोशिश भी नहीं की
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने की। उसके बाद एक साइंटिस्ट था वोहलर। वोहलर ने क्या किया, वोहलर ने अमोनियम साइनाइड को लिया और उसको हीट किया। यहाँ पे लिख देते हैं जी वोहलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो वोहलर ने क्या किया, उसने अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड लेके उसको हीट किया और कन्वर्ट कर लिया यूरिया में। ये आपके पास आ गया अमोनियम साइनाइड और ये आपके पास आ गया यूरिया। अब यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि पहले वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार नहीं कर सकते, लेकिन वोहलर ने जो है अमोनियम साइनाइड को हीट किया, उसको हीट करके कन्वर्ट कर लिया यूरिया में, और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो कंसेप्ट हो गया गलत। जब साइंटिस्ट ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा सकता है, तो उनको एक रिसर्च पॉइंट मिल गया वर्क करने के लिए। तो सब ने जो है इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया और बिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार कर लिए। इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हो गए कि उनकी स्टडी के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए एक अलग से जो है वो ब्रांच बनाना पड़ी। केमिस्ट्री की वो ब्रांच कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी का जो है वो नाम हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या होगी। The branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons and its derivatives। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स की जो है वो स्टडी करती है, वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है उन कंपाउंड्स का लाजमी हिस्सा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते। यानी कि उनमें कार्बन मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते। और वो कंपाउंड्स कौन से हैं, ज़रा उनके हम नाम लिखते हैं। क्वेश्चन आपका बनता होता है कि राइट द नेम ऑफ दोज कंपाउंड्स हैविंग अ कार्बन बट आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। तो वो कंपाउंड्स हैं जी आपके पास, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपाउंड्स हैविंग कार्बन बट आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। और वो ऑर्गेनिक इन नेचर जो है वो क्यों नहीं है, इसकी बात भी हम करते हैं कि वो ऑर्गेनिक इन नेचर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले उनके नाम लिखते हैं। सबसे पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, मेटालिक कार्बोनेट्स, मेटालिक बाइकार्बोनेट्स, इन सब में कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। इसकी खास वजह है कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनका जो ओरिजिन है वो मिनरल्स होते हैं। इन कंपाउंड्स का ओरिजिन जो है वो क्या है, मिनरल्स हैं। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनका ओरिजिन जो है वो मिनरल्स हों
वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते। ऑर्गेनिक इन नेचर जो है जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका ओरिजिन या तो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो अब ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, अब इनके अंदर कार्बन है लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो क्या है, वो मिनरल्स हैं, ओर्स एंड मिनरल्स, इसलिए ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। तो क्वेश्चन आता होता है कि भी उनके नाम लिखें इनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। किस वजह से? क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो मिनरल्स है। अच्छा, अभी हमने स्टार्ट में बात की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से जो है वो बन गए हैं और मज़ीद जो है वो आगे से आगे बनते जा रहे हैं। अब व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा जो बहुतात है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कार्बन के अंदर एक सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी है इट इज सेड टू बी अ कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन जो है वो क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of carbon atoms to form long chain। अगर कार्बन का देखें तो कार्बन जो है ऐसे सेल्फ लिंकिंग करके एक लंबी जो है वो चेन बनाती है। अब कार्बन का सेल्फ लिंकिंग करके लॉन्ग चेन बनाना इट इज सेड टू बी अ कैटिनेशन। तो इट इज द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ अ कार्बन। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अंदर पाई जाती है। यही वजह है इसके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। Okay, what is the reason for the large number of organic compounds? Due to the self-linking property of a carbon atom to form a long chain। इसी वजह से रोज से रोज जो है वो नए से नए कंपाउंड्स वो बन रहे हैं, हर रोज नए कंपाउंड जो है वो बन रहे हैं इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से। अब दूसरा ये है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। अब उसकी वजह देख लेते हैं कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयनिक इन नेचर। लेकिन उस वक्त नॉन आयनिक होंगे जब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, फिर उसके ऊपर जो है वो उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता होता है। अच्छा, अब देखें नॉन आयनिक नेचर। नॉन आयनिक नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयनिक इन नेचर। अब आपके पास देख लें कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर। इसके लिए एग्जांपल मैं लेता हूं इथेन की। ये आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और हाइड्रोजन की 2.1 होती है और कार्बन की होती है 2.5। अगर हम इस बॉन्ड की बात, इसके अंदर दो बॉन्ड हैं, एक कार्बन और कार्बन के दरमियान और एक है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। यानी कि इथेन की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान और एक है कार्बन और कार्बन के दरमियान। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर है, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट्स, एक जैसे एटम्स जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है इसमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो वो 0.4 आता है। तो 0.4 इज नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट अ पोलैरिटी ऑन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया और नॉन आयनिक इन नेचर हो गया। तो लिहाजा विदाउट कार्बन, विदाउट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयनिक इन नेचर और ये कोवलेंट रिएक्शंस देंगे
ये आयनिक रिएक्शंस जो हैं वो नहीं देंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं। अगली इसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी इस वीडियो में हम बनाएंगे कि लास्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि होमोलोगस सीरीज मसलन जी आपके पास आ गया है इथेन CI3 इसका नाम है इथेन के हाइड्रोकार्बन में अगर 2 कार्बन हों तो वो इथेन होता है और 3 हों तो वो प्रोपेन होता है। अच्छा, अब इन दोनों कंपाउंड में जो फर्क है वो सिर्फ इस ग्रुप का है, यानी कि मिथाइल इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, यहां भी है और यहां भी है, ये ग्रुप अजाफी आ गया। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन के अंदर ये एक CH2 ग्रुप जो है ये अजाफी हो गया। अब ये वाले जो ग्रुप हैं जो सब में कॉमन है, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इन होमोलोगस सीरीज की मौजूदगी की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सिमिलर इन बिहेवियर, यानी कि ये प्रॉपर्टीज के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मसलन हम बात करें कि मीथेन है CH4, हम कहें जी इसका अगर क्लोरीन से रिएक्शन करवाया जाए सनलाइट की मौजूदगी में तो आपके पास क्या बनता है, CI3Cl और प्लस HCl बनता है। आगे भी चलता है रिएक्शन, इसको इधर ही स्टॉप करते हैं। अब ये वाला बिहेवियर तमाम अल्केन्स जो है वो शो करेंगे, बजाय इसके कि हम कहें जी इथेन जो है उसका क्लोरीन से ये प्रोडक्ट बनता है, प्रोपेन का ये बनता है, आइसोप्रोपेन का ये बनता है, तो हम सिंपली कह देंगे कि जितने भी अल्केन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे सनलाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत। इस तरह हमें उसकी बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं रहती। हम सिंपली एक जनरल बात करेंगे कि अल्केन्स जो हैं ये या हम कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनका बिहेवियर ये होता है, ये सारे के सारे इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, इन सब को जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया जा सकता है, इन सब की ऑक्सीडेशन करवाई जा सकती है। तो हमें जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है उसका जो है वो अंदाज़ा हो जाता है ड्यू टू देयर सिमिलर बिहेवियर। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिमिलर इन बिहेवियर होते हैं। तो आज हमारा वीडियो में इतना ही कुछ था। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।